Good morning, students. गुड मॉर्निंग सर। म्यूट कर लें अपने आप को। गुड मॉर्निंग, म्यूट कर लो अपने आप को। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने फिजियोग्राफी ऑफ पेनिनसुलर इंडिया को देखा था। वो चैप्टर हम लोगों ने कर लिया था। अब थर्ड पार्ट हम लोग फिजियोग्राफी का इंडिया की फिजियोग्राफी को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। उसका थर्ड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया या इंडो गंगेटिक प्लेन्स भी जिसको कहा जाता है। विश्व के सर्वाधिक विकसित निक्षेपात्मक मैदान है ये, जिनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम है, मैंने आप लोगों को जब इंडिया की फिजियोग्राफी के बारे में ब्रीफली बता रहा था, जब मैंने बताया था कि हिमालय के निर्माण के बाद हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य का जो भाग था, जहाँ ये वर्तमान में इंडो गंगेटिक प्लेन्स पाए जाते हैं, ये भाग एक डिप्रेशन के रूप में, एक गर्त के रूप में रह गया था, जिसमें हिमालय व प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली जो नदियां हैं, उन्होंने अवसादों का निक्षेप किया। लगभग 1300-1400 फीट गहराई तक अवसादों का निक्षेप किया। काप मिट्टी एलुवियल प्लेन्स पाए जाते हैं, 1300 से 1400 फीट की गहराई तक यहाँ पर पाए जाते हैं। इन नदियों द्वारा उपजाऊ दोमट मिट्टी का निक्षेप किया जाने के कारण ये विश्व के सर्वाधिक विकसित निक्षेपात्मक मैदानों की जो है उत्पत्ति हुई है। नॉर्दर्न प्लेन्स है ये। इस मैप के अंदर देखिए आप लोग, नॉर्दर्न प्लेन्स की लोकेशन को अगर देखना है तो आप देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स, ये राजस्थान अरावली के जो पश्चिम का इलाका है, जो मरुस्थली है, मरुस्थली राजस्थान बांगड़ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इस मैदान का ही पार्ट है। ये ग्रीन रंग का जो बेल्ट है, ये सारा महान मैदान है, जिसमें आप देखिए इस मैदानों को आगे जब हम क्लासिफाइड करेंगे तो आप देखेंगे, रीजनली क्लासिफाइड करेंगे तो आप देखेंगे हम 3 पार्ट्स में इसको क्लासिफाइड करेंगे। पहला, सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया जो मैदान है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, मरुस्थली राजस्थान बांगड़ का जो इलाका है, ये वाला पार्ट सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित मैदान है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो गंगा मैदान है, वो सम्मिलित किया जाता है। और उसके बाद फिर आप असम में आगे जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा विकसित जो मैदान है, वो शामिल किया जाएगा। 3 मेजर पार्ट्स के अंदर इस पूरे रीजनली क्लासिफाइड करेंगे हम आगे इसको, और फिर इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। लेकिन इसकी रीजनल क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हम इसकी एक्सटेंट को समझ लें, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है मैदान की, का कितनी गहरी काप मिट्टी का निक्षेप यहाँ पर पाया जाता है, और किन नदियों के द्वारा इनका जो है निर्माण हुआ है, किन की निक्षेपात्मक क्रिया से इन मैदानों का क्या है निर्माण हुआ है। तो ये ग्रीन बेल्ट जितनी भी है, ये महान मैदान है। ग्रीन बेल्ट के उत्तर वाला ये सारा इलाका आप लोगों ने पढ़ लिया, ये हिमालयाज है, जो वायलेट रंग से हैं, ये हिमालयाज है। नीचे आप देखेंगे ये ऑरेंज जो पार्ट है, ये सारा का सारा ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का जो इलाका है, वो इसके अंदर शामिल है। ग्रेट प्लेन्स विश्व के सर्वाधिक विकसित निक्षेपात्मक मैदान है, जो हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। इन महान मैदानों की जो चौड़ाई है, वो पंजाब, राजस्थान में लगभग 500 किलोमीटर चौड़े पाए जाते हैं, जबकि बिहार में इन मैदानों की चौड़ाई मात्र 200 किलोमीटर है, तथा विश्व के सर्वाधिक विकसित निक्षेपात्मक मैदानों में से एक मैदान है। बहुत ही उपजाऊ मैदान है ये, जो कि काप मिट्टी के इन मैदानों की जो है वो हुई है। इस मैदान के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा मैदान शामिल किया जाता है। पंजाब राज्य आता है, हरियाणा
हरियाणा राज्य इसके अंतर्गत आता है। मरुस्थलीय राजस्थान बांगड़ आता है, जो अरावली के पश्चिम का राजस्थान है वो सामरा से इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ग्रेट गंगटिक प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल का, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल का जो गंगटिक प्लेन है, और उसके आगे असम में ब्रह्मपुत्र घाटी जो है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ये मैदान के पार्ट हैं जो अभी हमने मैप के ऊपर भी देखे थे। ये समस्त जो ग्रीन पार्ट था वो सारा का सारा मैदान का क्या है, हिस्सा है। ये किसी का माइक जो है वो ऑन है, इसको म्यूट कर लें। ये जितेश है, जितेश अपना माइक ऑफ रखे। हाँ, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारी ओरिजिन कैसे हुआ, इन मैदानों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो महान मैदान जो है, भारत के महान मैदान जमाव द्वारा निर्मित धरातलीय स्वरूप है, यानी इनका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई दोमट मिट्टी के निक्षेप से हुआ है। आपको मालूम है कि हिमालय के निर्माण के बाद हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के जो मध्य का ये भाग है, यहाँ पर किसी तरह की निर्माण प्रक्रिया नहीं हुई थी। यानी यहाँ तो ना तो कोई पर्वत निर्माण क्रिया हुई इस भाग में, और ना ही कोई मैदानों का निर्माण या पठार किसी भाग का निर्माण हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ था। बल्कि ये भाग एक गर्त के रूप में रह गया था, जिसमें हिमालय व प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियों के द्वारा अवसादों का निक्षेप किया गया है। तो ये जो ग्रेट प्लेन्स हैं, ये जमाव द्वारा निर्मित धरातलीय स्वरूप हैं, जिनमें काप मिट्टी का निक्षेप लगभग 1300 से 1400 मीटर गहराई तक पाया जाता है। 1300 से 1400 मीटर गहराई तक पाया जाता है। इन मैदानों की जो उत्पत्ति है वो हिमालय के बाद हुई है। ये पार्ट एक गर्त के रूप में था, जिसमें प्लिस्टोसीन काल और आधुनिक काल में हुए अवसादों का निक्षेप हुआ है। अब भी वर्तमान में नदियां बाढ़ के समय उपजाऊ दोमट मिट्टी का निक्षेप जो है वो मैदानी इलाकों में करती है, जिसको खादर भी कहा जाता है। आगे हम हिमालय का फिजिकल डिवीजन देखेंगे तो उसमें देखेंगे किस किस पार्ट में जमाव के आधार पर विभाजित किया गया है मैदानों को। तो प्लिस्टोसीन और आधुनिक काल में अवसादों का जमाव हुआ है इन भागों में। वर्तमान में भी नदियां जमाव कर रही हैं। वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार जो है और उत्थित हिमालय के मध्य, प्रायद्वीपीय पठार और उत्थित हिमालय के मध्य अग्रभूमि में निक्षेप क्रिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। यानी प्रायद्वीपीय पठार और अग्र उत्थित हिमालय जो है उसके मध्य जो गर्तनुमा भाग था, उसमें जमाव की क्रिया से इस मैदान का निर्माण हुआ है। आप देखिए पश्चिम से पूर्व दिशा में किस तरह से काप मिट्टी का निक्षेप हुआ है, इस डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। यहाँ पर दिल्ली पहाड़ियां हैं, ये दिल्ली अरावली वाली पहाड़ियां हैं, उधर पंजाब हरियाणा मैदान है, ये राजमहल पहाड़ियां, और इनके बीच का ये भाग इस तरह से गर्त के रूप में रह गया था, जिसमें नदियों के द्वारा आपके काप मिट्टी का जो निक्षेप है वो किया गया है इस इलाके के अंदर। काप मिट्टी का जमाव इस तरह से हुआ है। आप पश्चिम में दिल्ली की पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां, और पूर्व में अरे ये अपना माइक म्यूट रखा कीजिए। तो दिल्ली पहाड़ियों और राजमहल पहाड़ियों के मध्य जमाव क्रिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। पूर्व पश्चिम में जमाव का आप डायग्राम देख सकते हो कि इस तरह से जमाव हुआ है। उसके बाद आप उत्तर दक्षिण दिशा में किस तरह से जमा हुआ है उसका देखिए। तो उत्तर में इसके हिमालय माउंटेन्स था, और दक्षिण में इसके प्रायद्वीपीय पठार था, और इसके बीच का जो भूभाग है ये गंगा सतलज का मैदान है, जहाँ हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा और प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियों के द्वारा उपजाऊ काप मिट्टी का निक्षेप जो है वो इस इलाके के अंदर किया गया है, जिनसे इस मैदानों की जो है वो उत्पत्ति हुई है। तो बहुत ही विकसित मैदान है, बहुत ही उपजाऊ मैदान है, और विश्व की मोस्ट पॉपुलेटेड जो इलाका है, भारत के अंदर भी मोस्ट पॉपुलेटेड जो इलाका है वो ये महान मैदान का इलाका है। चूंकि बहुत विकसित मैदान है, एग्रीकल्चर कार्य बहुत आसानी से यहाँ इस इलाके में हो जाते हैं, तो जनसंख्या का जमावड़ा भी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी जो है वो बहुत ज्यादा है इस इलाके के अंदर। ऑरिजिन ऑफ ग्रेट प्लेन्स
के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, अलग-अलग विद्वानों ने भी अपने अलग-अलग मत दिए हैं इस संदर्भ में। ओल्डहम एक विद्वान थे। ओल्डहम ने इस मैदान का अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद बताया है कि इस मैदान में काप मिट्टी का जो निक्षेप है, लगभग 457 मीटर गहराई तक पाया जाता है। द डेप्थ ऑफ एलुवियल फेन्स इन ग्रेट प्लेन्स इज़ 457 मीटर्स, यानी 457 मीटर गहराई तक यहाँ पर काप मिट्टी का निक्षेप हुआ है। इसका तात्पर्य ये है कि हिमालय और प्रायद्वीपीय के पठार के मध्य एक 457 मीटर गहरा गर्त रह गया था और उस गर्त में निक्षेप क्रिया से इस मैदान की उत्पत्ति हुई है। आगे और बात करें, स्वेस भी एक विद्वान है, जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने भी महान मैदानों का अध्ययन किया और महान मैदानों का अध्ययन करने के बाद बताया कि ये पार्ट जो था, ये एक भूसन्नति के रूप में रह गया था, एक जियोसिंक्लाइन के रूप में रह गया था, जिसमें जो एक टैथी सागर का पार्ट था। आप सबको मालूम है कि प्रायद्वीपीय पठार और अंगारालैंड के मध्य एक गर्त रह गया था। मध्य एक गर्त था जिसे तैतीस सागर था जिसे तैतीस सागर कहा जाता था। हिमालय का निर्माण होने के बावजूद भी एक गर्त रह गया था जो हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य स्थित था। एक भूसन्नति का पार्ट था जो 33 का ही अवशेष था, 33 का ही अवशेष था, जिसमें बाद में नदियों के द्वारा अवसादी मिट्टी का जमाव जो है, सेडिमेंट्स का जमाव जो है, एलुवियल फेन्स का जो जमाव है, वो इस इलाके के अंदर किया गया है। इस मैदान को उस वक्त इस गर्त को 2 भागों में बाँटा गया था। जो पश्चिम का भाग था उसको सिंध की खाड़ी के नाम से जाना गया, जबकि पूर्व का जो पार्ट था उसको ईस्टर्न बे या पूर्व की खाड़ी के नाम से, पूर्वी भाग को पूर्वी खाड़ी के नाम से इसको जाना गया था। और इन दोनों को अलग करने वाला जो क्षेत्र था वो दिल्ली और कालका के बीच का जो ऊँचा भाग है, वो इन दोनों क्षेत्रों को फिज़िकली एक-दूसरे से क्या करता था, अलग करता था। इसका एक डायग्राम है, उस डायग्राम को आप देखें। ये डायग्राम के अंदर आप लोगों को स्पेस ने जिस तरह से बताया है कि एक तरफ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि थी, शिवालिक माउंटेन्स थे और इनके बीच में आपके काप मिट्टी का निक्षेप हुआ है। सिंध-गंगा मैदान की भूद्रोणी है, जिसमें काप मिट्टी का निक्षेप हुआ है। या आप देखिए चट्टानें बता रखी हैं, ये पहले नंबर पर टर्शीकालीन चट्टानें हैं, फिर न्यूमोलिथिक चट्टानें हैं सेकंड नंबर पर, फिर मुर्री हैं, फिर शिवालिक माउंटेन्स आ जाते हैं, फिर काप मिट्टी का निक्षेप, फिर यहाँ पर मैदानों में काप मिट्टी का निक्षेप होना प्रारंभ होता है। तो इस तरह से काप मिट्टी का जो निक्षेप है, वो इस इलाके के अंदर पाया जाता है। ये परतें पाई जाती हैं इसके अंदर। आगे बढ़े हम लोग। ग्रेट प्लेन्स जो हैं, महान मैदान जो है, बहुत ही उपजाऊ मैदान है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी अनेक सहायक नदियों द्वारा लाई गई दोमट मिट्टी के निक्षेप से बने हैं। अरावली माउंटेन्स मध्य में स्थित होने के कारण ये जो ये मैदान जो है 2 भागों में विभाजित हो गया था। जो ऊँचा भाग था, अरावली माउंटेन्स मैदान को 2 भागों में बाँट रहा था। पहला भाग था इन द वेस्ट ऑफ अरावलीज़, अरावली के पश्चिम का भाग, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों, विशेष रूप से सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम, ये 5 नदियाँ हैं जिनके नाम पर पंजाब कहा जाता है। पंजाब की 5 ये नदियाँ हैं, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम। ये इन नदियों के द्वारा जो पश्चिम का, अरावली के पश्चिम का मैदान है जो निर्मित हुआ है, वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। जबकि अरावली के पूर्व का जो भाग है, जिसमें गंगा और उसकी सहायक नदियाँ जैसे यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, सोन, ये सारी नदियाँ बहती हैं। इन नदियों के द्वारा उपजाऊ दोमट मिट्टी का निक्षेप किया गया है। और इसके आगे यदि बात करें तो असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ जो तीस्ता, टोरसा, दिबांग, लोहित नदियाँ हैं, ये सारी नदी बहुत ही उपजाऊ द्वारा काप मिट्टी का निक्षेप के द्वारा निर्मित मैदान है। इसकी बात में मैं अभी आप लोगों को बता रहा था फिजिकल डिविजन के बारे में। एक इसका हम लोग रीजनल डिवीजन करेंगे, रीजनल नदियों के आधार पर करेंगे हम लोग इसका। जबकि फिजिकल डिविजन्स जो है वो जमाव के आधार पर हैं, कि किस तरह से जब नदियाँ पर्वतीय भागों से मैदानों में प्रवेश करती है, तो अपने साथ लाए गए जलोढ़ पंखों का किस प्रकार से जमाव करती है।
तो उस जमाव के द्वारा किस तरह से जो है वो आपके मैदानों का निर्माण हुआ है, फिज़िकली मैदान किस तरह से बने हैं। तो आप देखेंगे कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, जलोढ़ पंखों के रूप में पर्वत-पदीय भागों में जमाव करती है। जैसे ही नदियाँ पर्वतीय भागों से मैदानों में प्रवेश करती हैं, तो पर्वतों के पदीय भागों में जो फुट्स वाले रीजन हैं, वहाँ एकदम से ढाल कम हो जाता है। पर्वतीय भागों पर ढाल तीव्र होता है, तो बड़े-बड़े अवसाद, कंकड़-पत्थर, बड़े-बड़े चट्टानी खंड नदी के साथ आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं क्योंकि ढाल की मात्रा अधिक होती है। लेकिन जैसे ही नदियाँ मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो मैदानी भागों में प्रवेश करते ही पर्वत-पदीय भागों में ढाल की मात्रा जो है वो कम हो जाती है और कम होने के कारण जो बड़े असंगठित अवसाद हैं, वो निक्षेपित होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो एक पथरीला भूभाग बन जाता है। उसके आगे नदियाँ जब चलती हैं, तो दलदल और ढाल और कम हो जाता है, तो दलदली भूभाग बन जाते हैं। उसके आगे नदियाँ और चलती हैं, तो नदियाँ अपने घाटी को गहरा जो जिनको बोलते हैं, उनका निर्माण हो जाता है। तो फिज़िकली एलुवियल फेन्स के डिपोज़िशन के आधार पर वेरियस पार्ट विभिन्न समय में जो एलुवियल फेन्स का जो जलोढ़ काँप मिट्टी का जो निक्षेप है, वो हुआ है, उसके आधार पर इन मैदानों को जो है वो 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ये बात समझ लेनी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, मैदानों का फिज़िकल जो क्लासिफ़िकेशन है, वो फिज़िकल क्लासिफ़िकेशन जमाव के आधार पर दिया गया है और नदियों द्वारा विभिन्न समयों में मैदानी भागों में किए गए जमाव के आधार पर इस मैदान को कई भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहला भाग है बाबर। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे ही नदी पर्वत पर्वतों के ढालों से जहाँ ढाल की मात्रा अधिक है, वहाँ नीचे मैदानों के पदीय भागों में या पर्वतों के पदीय भागों में पहुँचती है, तो नदी के साथ जो बड़े-बड़े चट्टानी खंड हैं, असंगठित अवसाद हैं, जिनके साइज़ बड़ा है, वो पर्वतों के पदीय भाग में ढाल की कमी के कारण निक्षेपित होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो उससे एक पथरीला मरुस्थलीय भूभाग पर उस पथरीला मरुस्थलीय भूभाग यहाँ पर पर्वतों के पदीय भागों में निर्मित हो जाता है। एक 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी पेटी बन जाती है, जिसमें बड़े-बड़े असंगठित अवसाद आते हैं। ऐसे असंगठित अवसाद वाले जो भाग हैं, जो जब 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी पेटी है, जिसमें कॉन्ग्लोमरेट्स आते हैं और अन्य अनऑर्गेनाइज़्ड जो मटेरियल हैं, वो आते हैं। तो इस तरह के भाग को बाबर के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये मैदानों की जो है वो ऊतरी सीमा बनाते हैं, क्योंकि मैदान पर्वतों के पदीय भागों से प्रारंभ होते हैं, तो पर्वतों के पदीय भागों में पहुँचते हैं, तो सबसे पहले जो मैदान आते हैं जमाव के आधार पर, वो बाबर होते हैं, जिसमें बहुत बड़े-बड़े असंगठित अवसाद जो हैं वो जमा किए जाते हैं। इस तरह के चट्टानी भूभाग को जमाव के द्वारा निर्मित चट्टानी भूभाग को वो बाबर के नाम से जाता है और इन मैदानों की ऊतरी सीमा जो है वो निर्मित करते हैं। मैदानों की ऊतरी सीमा जो है वो निर्मित करते हैं। कई छोटी नदियाँ जो हैं, वो इन पथरीले भूभागों के नीचे से बहती हुई दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है, यानी दिखाई नहीं देती कई नदियाँ, छोटी नदियाँ जो हैं, वो इन पथरीले भागों में दिखाई नहीं देती और दक्षिण की तरफ जो है, वो प्रवाहित होती है। तो ये जो है मैदान की ऊतरी सीमा, जैसे देखो मैं डायग्राम में बताऊँ कि हिमालय से कोई नदी आ रही है, पर्वत है तो पदीय भाग हैं और पर्वतों के पदीय भागों से जैसे ही मैदान में प्रवेश करेगी, तो मैदान में प्रवेश करते ही ढाल की मात्रा एकदम से कम हो जाएगी। तो मोटे-मोटे अवसाद जो हैं वो जमा करना ये प्रारंभ कर देगी। मोटे-मोटे अवसाद जो हैं वो जमा होना प्रारंभ हो जाएँगे, तो ऐसे जलोढ़ पंखों को से निर्मित जो 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी पेटी है, इसको भाबर के नाम से जाना जाता है। और इसके आगे तराई के मैदान आते हैं, क्योंकि जैसे ही नदी ने पर्वतों से मैदानों में प्रवेश किया तो ढाल की मात्रा कुछ कम हुई। नदी और जब आगे मैदानों में बढ़ेगी, तो ढाल बिल्कुल मंद हो जाएगा। तो मंद होने के कारण नदी का जो जल है वो फैल जाएगा, तो ऐसे में दलदली मैदानों का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसे दलदली मैदान जो तराई भाबर के दक्षिण में
बाढ़ के द्वारा निर्मित होते हैं। ऐसे 15 से 30 किलोमीटर जो चौड़ी पेटी है, उसको तराई के नाम से जाना जाता है। आगे बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में, ये तराई का नक्शा है और तराई के बारे में लिखा है इसके अंदर। ये जितेश कुमार मानेगा नहीं क्या? परेशानी है जितेश कुमार? जितेश कुमार तेरे परेशानी है? क्लास में मिलना मेरे को मंडे को। हाँ, तराई जो है बाबर के दक्षिण में स्थित मैदानों को कहा जाता है तराई। ये तराई के जो मैदान मैदान है, जब जैसे ही भाबर से नदियां निकल कर आगे और मैदानों में जाती हैं, तो मैदानों में आगे जाते ही ढाल की मात्रा बिल्कुल मंद हो जाती है। तो ऐसे में नदी का जो जल है वो फैलकर 15 से 30 किलोमीटर चौड़े दलदली मैदानों का निर्माण करता है। मड्डी एरियाज ऑफ लैंड इज नॉन एज तराई, वेट मड्डी एरियाज। 1950 से 1960 से पहले ये भूभाग जो था, जो दलदली भूभाग था, जहाँ पानी एकत्रित रहा करता था, इस तराई वाले भूभाग में कोई एग्रीकल्चर नहीं की जाती थी। यह दलदली भूभाग था और मलेरिया प्रभावित क्षेत्र था। लेकिन बाद में भूमि पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत इस भाग में जो भूमि थी उसका पुनरुद्धार किया गया और पुनरुद्धार करके इन भूभागों को कृषि के अंतर्गत लाया गया है। वर्तमान में यहाँ पर एग्रीकल्चर का कार्य जो है इस भाग में किया जाता है। गन्ने की कृषि विशेष रूप से इस भागों में की जाती है। तो ऐसी 10 से 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी जो दलदली पेटी है, उसको तराई के नाम से जाना जाता है। ये दलदल हैं जो मैदानों में ढाल कम होने के कारण और नदी का जल फैलने के कारण निर्मित होते हैं। इसके बाद मैदानों का तीसरा डिवीजन जो आता है, फिजिकल डिवीजन ऑफ प्लेन की बात कर रहे हैं। इससे आगे जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है, तो मैदानों में प्रवेश करने पर तराई के दक्षिण में मैदानों के मध्य प्लेस्टोसीन और आधुनिक काल में हुए जमाव देखने को मिलते हैं। In the southern part of the Tarai, some depositional plain developed by alluvial soil in middle Pleistocene and modern geological time. मध्य प्लेस्टोसीन और आधुनिक युग में जमाव द्वारा निर्मित मैदान पाए जाते हैं। ये भांगड़ जो हैं, ऐसे मैदान हैं जहां वर्तमान में बाढ़ के समय उपजाऊ दोमट मिट्टी का निक्षेप नहीं किया जा रहा। ये प्राचीन दोमट जमाव के क्षेत्र हैं, जहाँ नदी प्राचीन काल में उपजाऊ दोमट मिट्टी का निक्षेप करती थी। वर्तमान में यहाँ नए निक्षेप नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे प्राचीन दोमट जमावों के क्षेत्रों को भांगड़ के नाम से जाना जाता है। डायग्राम से आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे। आप देखिए, ये नदी की वेदिका है, नदी अपनी घाटी को लगातार गहरा करती है, ये नदी बह रही है। नदी कभी इस भूभाग से बहा करती है, ऊपर वाले भूभाग से। तो उस समय बाढ़ के समय उपजाऊ दोमट मिट्टी का निक्षेप इन इलाकों में करा करती थी। बाद में नदी ने अपनी घाटी को इतना गहरा कर लिया, गहरा करने पर अब नदी इस वाले पार्ट में बह रही है, तो ये बराबर वाले भागों में उपजाऊ दोमट मिट्टी का निक्षेप कर रही है। लेकिन नदी ने अपनी घाटी को और गहरा कर लिया, तो वर्तमान में इस इलाके से नदी बह रही है, तो उपजाऊ दोमट मिट्टी का निक्षेप यहाँ कर रही है। लेकिन ये भाग जो ऊँचे छूट गए, ये भाग जो ऊँचे छूट गए, जहाँ नदी वर्तमान में बाढ़ के समय निक्षेपण का कार्य नहीं कर रही है, ऐसे प्राचीन दोमट जमाव के क्षेत्र जो ऊँचे रह गए हैं, ऐसे प्राचीन दोमट जमाव के क्षेत्रों को, जहाँ कभी प्राचीन काल में नदी अवसादों का निक्षेप किया करती थी, ऐसे प्राचीन दोमट जमाव के क्षेत्रों को भांगड़ के नाम से जाना जाता है। ये टर्म्स आप लोगों को याद रखनी है कि व्हाट इज़ भाबर, भाबर क्या होते हैं, तराई क्या होती है, भांगड़ क्या होते हैं। तो प्राचीन दोमट जमाव के क्षेत्र, जहाँ वर्तमान में नदी अवसादों का निक्षेप नहीं करती है, तो ऐसे प्राचीन दोमट जमावों के क्षेत्रों को भांगड़ के नाम से जाना जाता है। जबकि नवीन दोमट जमाव के क्षेत्र, जहाँ वर्तमान में बाढ़ के समय नदी उपजाऊ दोमट मिट्टी का निक्षेप कर रही है, तो ऐसे नवीन दोमट जमावों के क्षेत्रों को खादर के नाम से जाना जाता है या बेट भी कहा जाता है। पंजाब में इनको बेट कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में इसको खादर के नाम से जाना जाता है। तो इ इ
ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे मैंने बाबर आप लोगों को सबसे पहला डिवीजन बताया बाबर। बाबर पर्वतपदीय मैदानों में स्थित ऐसा मैदान है जहाँ ढाल कम होने के कारण नदी के द्वारा जो असंगठित अवसाद बड़े-बड़े कंकड़, पत्थर, चट्टानें जो हैं वो निक्षेपित हो जाती हैं, क्योंकि आगे नदी की क्षमता नहीं होती कि इन भारी भारी पत्थरों को आगे बहा कर ले जा सके, तो वो निक्षेपित हो जाते हैं। तो ऐसे पथरीले मैदान को बाबर के नाम से जाना जाता है। 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होती है। बाबर के और दक्षिण में आओगे तो नदी आगे बढ़ेगी तो ढाल की मात्रा और कम हो जाने के कारण नदी का जो जल है वो फैल जाएगा। तो फैलने के कारण एक दलदली भूभाग बन जाएगा। उस दलदली भूभाग को तराई के नाम से जाना जाता है। लगभग 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होती है। तराई के दक्षिण में और आगे बढ़ोगे तो नदी अपनी घाटी को निरंतर गहरा करने का काम करती है। तो नदी कभी प्राचीन काल में इस भाग से बहती थी, तो इस भाग में बहती थी तो समीपवर्ती भागों में बाढ़ के समय निक्षेप करती थी। फिर नदी ने अपनी घाटी को और गहरा कर लिया, तो अब निचले भागों में बह रही है, तो वहाँ दोमट मिट्टी का निक्षेप कर रही है, जबकि ऊपरी भागों में बाढ़ के समय कोई दोमट मिट्टी का निक्षेप नहीं हो रहा है। अब नदी निचले भागों में और नीचे वाले भागों में बह रही है, तो वर्तमान में यहाँ निक्षेप कर रही है, तो ये भाग ऊपर छूट गए हैं, यहाँ निक्षेपण का कार्य नहीं हो रहा है। तो ऐसे प्राचीन दोमट जमाओं के क्षेत्रों को भांगड़ के नाम से जाना जाता है, जबकि नवीन दोमट जमाओं के जो क्षेत्र हैं, उनको खादर के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने 4 तरह के मैदान होते हैं। खादर के बारे में मैं आप लोगों को बता ही रहा था कि न्यू एलुवियल प्लेन्स हैं, डेवलप्ड बाय फ्लड इन द मॉडर्न एरा। वर्तमान भूगर्भीय काल में जमाव की क्रिया से निर्मित जो मैदान है, उन्हें खादर के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इन्हें खादर कहा जाता है, जबकि पंजाब में इनको बेट के नाम से जाना जाता है। जो बालू मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है, जिसमें क्ले की कुछ मात्रा होती है, जबकि कुछ मात्रा इसमें बालू की भी होती है। ये मैदानों के मध्य कुछ अनियमित चुना जमाव के क्षेत्र भी पाए जाते हैं, जिन्हें कंकर के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इनको रे या कलर के द्वारा नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा रोहतक के समीप जाते हैं तो रे निर्मित मिट्टी, यानी अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या हुआ है कि जो मिट्टी के अत्यधिक जल देने के कारण मिट्टी के आंतरिक भाग में जो लवणीय कण हैं, वो लवणीय कण घुलकर बाहर आ गए हैं और ऊपरी टॉप सॉइल को जो है वो खराब कर दिया है। तो ऐसी लवणीय भूमि जो अत्यधिक सिंचाई से निर्मित हुई है, उनको उत्तर प्रदेश में कल्लर और हरियाणा में रेय के नाम से इसको जाना जाता है। और वर्तमान में इनका निर्माण अत्यधिक नहरी सिंचाई के कारण हुआ है, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा में। जहाँ बहुत अधिक सिंचाई के लिए जल का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ ऐसे रेय क्षेत्रों का निर्माण लगातार बढ़ता जा रहा है। वाटर लॉगिंग एरियाज़ कहा जाता है इन लोगों को, वाटर लॉगिंग एरियाज़ के इससे हो जाते हैं, वाटर लॉग्ड हो जाते हैं खेत और ऊपरी टॉप सोइल जो है पूरी तरह से खराब हो जाती है। इसी तरह के कुछ खड्डे और बेडलैंड्स जो हैं चंबल नदी और सोन नदी के समीप भी पाए जाते हैं। चंबल जो बीहड़ों वाला इलाका है, बीहड़ जहाँ डाकू रहते हैं कहा जाता है। तो उन इलाकों में जो बीहड़ बेडलैंड्स हैं, वो पाए जाते हैं चंबल और सोन नदी के किनारे। तो ऐसे भागों को भी भाबर के नाम से जाना जाता है, भाबर क्षेत्र है ये। तो ये इस तरह से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये फिजिकल डिविजन्स हैं। जो 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है मैदान को जमाव के आधार पर, जिसमें बाबर, तराई, भांगड़ और खादर, ये 4 पार्ट्स में हम लोगों ने मैदान को डिवाइड किया है फिजिकली। कल इसको रीजनली क्लासिफाइड करेंगे, जो नदी के आधार पर हम लोग क्लासिफाइड करेंगे इसको अलग-अलग, जैसे सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान की बात करेंगे, पंजाब हरियाणा मैदान की। फिर गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित गंगा के मैदान की बात करेंगे और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित ब्रह्मपुत्र के मैदान की हम लोग कल बात करेंगे। तो इसका रीजनल क्लासिफिकेशन को कल हम कंप्लीट कर देंगे और ये चैप्टर भी आप लोगों का जो है वो कल खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ तक आप लोग इसको रखिए और कोई बात हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है? मैं आप लोगों का एक बार अटेंडेंस नोट कर लेता हूँ, किन-किन बच्चों ने क्लास ली है आज की। इक्कीस 2021 2182 2254 23 26 23 44 24 53 ये जितेश मेरे को मंडे को मिलेगा क्लास में।
धीरज 2099, 2416, 2512, 2512, 2282, 2254, सर 2630, सही सर 2315, सर 2037, मैं देख रहा हूँ आप लोगों ने चैट बॉक्स में डाल रखा है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। सर 2012, 56, मैंने चैट बॉक्स में जिस जिसने डाल रखे थे सबका लिख दिया। आज की क्लास आप लोगों ओके। की यहीं खत्म होती है।